हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पीडर बाय कुमार में। आज हम बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे आज हम देखेंगे। इसमें 1 से 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है और इसे दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक मैथमेटिकल सेक्शन में और एक टेक्निकल सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मैथमेटिकल सेक्शन 1 से 40 क्वेश्चन है जो सभी ब्रांच के लिए लगभग कॉमन है, एंड 41 to 100 ये सभी टेक्निकल क्वेश्चन है और सभी ब्रांच के लिए अलग अलग है। तो आज हम लोग मैकेनिकल का पेपर देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल सेक्शन को देखेंगे। तो इसमें हम लोग 1 से 100 टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन से स्टार्ट है टेक्निकल, आप देख सकते हैं। 41 क्वेश्चन में पूछा गया है द इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो जैसा कि आपको पता है कि डीजल फ्यूल का जो हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं वो C10 नंबर के द्वारा चेक किया जाता है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, C10। 42 में आप देख सकते हैं द पार्सन रिएक्शन टर्बाइन व्हेन अल्फा इज एंगल विथ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ब्लेड एट विच स्टीम इंटर द ब्लेड देन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन इज गिवन बाय। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है। तो ये पार्सन रिएक्शन का जो डायरेक्ट जो फार्मूला है वो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन बी आएगा। करेक्ट आंसर है बी, 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 43 का आप देख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ ब्लेड फ्रिक्शन इन स्टीम टर्बाइन इज 2। तो आपको बताना है कि जो ब्लेड फ्रिक्शन के कारण स्टीम टर्बाइन में क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि जब ब्लेड फ्रिक्शन होता है तो जो स्टीम का जो एनर्जी है एंथैल्पी ड्रॉप वो ब्लेड फ्रिक्शन को कवर करने में आधा कुछ यूज हो जाता है, जिसके कारण हमको आउटपुट में कमी मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, रिड्यूस वर्क डन। 43 का डी है। 44 का आप देखेंगे तो यहाँ पर है इन 2 स्टेज गैस टरबाइन प्लांट रीहीटिंग आफ्टर द फर्स्ट स्टेज। अगर हम दो स्टेज का हम लोग गैस टरबाइन यूज करते हैं जिसमें हम बीच में रीहीट करते हैं तो बताना है कि उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बार अगर यहाँ पर गैस टरबाइन है, अगर हम रीहीटिंग करते हैं तो इसका जो थर्मल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज करता है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है बी। हालांकि आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर यही चीज़ क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता कि रैंकाइन साइकिल में प्लांट में क्या होगा तो वहाँ पर इंक्रीज करता है। प्रैक्टिकल केस में अगर हम रीहीटिंग करेंगे तो उसमें इंक्रीज करता है। 45 में क्या है, फॉर जेट प्रपल्जन यूनिट आइडियली द कंप्रेसर वर्क एंड टरबाइन वर्क आर। तो ये जेट प्रपल्जन से चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें सिंपली जो आइडियल केस होता है वो कंप्रेसर वर्क और जो टरबाइन वर्क है दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 45 का बी। 46 का आप देखिए, फॉर अप्लाइड लोड पी के जी डायमीटर फॉर बॉल डी एम एम एंड डायमीटर ऑफ आइडेंटेशन डी एम एम द ब्रिनल हार्डनेस नंबर इज गिवन बाय। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है ब्रिनल हार्डनेस नंबर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है। ब्रिनल हार्डनेस नंबर का ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए 47 को देखते हैं। एज हार्डनिंग इज जनरली एप्लीकेबल टू। जैसा कि आप जानते हैं कि एज हार्डनिंग जो होता है वो नॉन फेरस एलॉय के लिए यूज होता है। तो जो ऑप्शन कास्ट आयरन, चूंकि कास्ट आयरन यहाँ से यहाँ तक तो तीनों फेरस एलॉय है तो ये तीनों तो ऑप्शन होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट डी। 48 का आप देख सकते हैं, इफ स्टील इज कूल्ड इन स्टील एयर द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर हम स्टील को एयर में ठंडा करें तो क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा ऑब्टेन्ड होगा। तो अगर हम फर्नेस कूलिंग करते हैं अगर स्टील का तो हम लोग को कोर्स पेयर लाइट मिलता है। अगर एयर कूलिंग करते हैं उसी स्टील का तो हम लोग को फाइन पेयर लाइट मिलता है। तो इसमें जो फाइन पेयर लाइट के चूंकि फर्स्ट ऑप्शन में ए दिया गया है लेकिन वो कंफर्म नहीं कर रहा है कि कोर्स पेयर लाइट है कि फाइन पेयर लाइट है, लेकिन जो सोर्बाइट का स्ट्रक्चर होता है वो फाइन पेयर लाइट के अप्रॉक्सीमेट होता है। इसीलिए इसमें 48 को बीपीएससी ने बी माना है करेक्ट आंसर बी। ओके 49, when V is the volume and A is the surface area of the casting, then according to the Cornelius equation solidification time of the casting is proportional to। तो ये इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है इसका उसके अनुसार V अपॉन A का होल स्क्वायर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। ओके 49 के बाद आएगा 50।
तो आप देख सकते हैं कि रेफ्रेक्टिवनेस इन मोल्डिंग सैंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये जो रेफ्रेक्टिवनेस होता है मोल्डिंग हो तो किसके प्रेजेंस में होता है, तो इसका तो करेक्ट आंसर 50 का भी है, नॉर्मल क्वेश्चन था सिलिका। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज नॉन एज स्वीटिंग, तो इसमें बताना है 51 का कि स्वीटिंग क्या है। तो जनरली जो स्वीटिंग है वो क्या होता है, टिनिंग ऑफ टू सरफेस टू बी ज्वाइंट अप्लाइंग फ्लक्स एंड हीटिंग। जो भी हम लोग टू सबसे थिन सरफेस को हम लोग ज्वाइन करते हैं और फ्लक्स लेके यूज करते हैं, हीट उसमें अप्लाइड करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग स्वीटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही थिन सरफेस के लिए होता है। चलिए, ड्यूरिंग द MIG वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका जो मेटल ड्रॉप होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फाइन स्प्रे ऑफ मेटल। ओके, 53 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ली एंड सैफर थ्योरी शेयर एंगल फाई इज गिवन बाय द रिलेशन अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन बताता है ली एंड सैफर थ्योरी का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 53 का क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस अल्फा बाई 2। ओके, फिर मर्चेंट कांस्टेंट क्या हो जाता है, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं टेलर में कि 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू मर्चेंट जो कांस्टेंट है, तो वही कांस्टेंट बताना है। तो 2 फाई यहाँ बीटा की जगह ईटा लिया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 2 फाई प्लस ईटा माइनस अल्फा। ओके, 54 का। और 55 का हम देख सकते हैं, द रिलेशन फॉर कटिंग टूल लाइफ इज गिवन एज वी टी का पावर n इक्वल टू सी, वेयर वी इज अ कटिंग स्पीड, टी इज द corresponding लाइफ, n एंड c आर कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन कटिंग कंडीशन। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n फॉर रफ कट एज कंपेयर टू द लाइट कट इन माइल्ड स्टील वुड बी। तो सबसे पहले अगर n जितना ज़्यादा होगा तो उसका जो हायर वैल्यू वो उतना ही स्ट्रांग होगा मटेरियल, टूल स्ट्रांग होगा। तो रफ कट के लिए हमको क्या चाहिए, तो रफ कट के लिए हमको थोड़ा सा, चूँकि हम मटेरियल ज़्यादा रिमूव कर रहे हैं तो हमको टूल स्ट्रांग हमको चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा वैल्यू, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। टूल स्ट्रांग होगा तभी हम रफ कट कर पाएंगे, टूल अगर वीक होगा तो हम लोग रफ नहीं कट कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मोर। चलिए, 55 हो गया। 56 में देखते हैं, LVDT कन्वर्ट्स क्या करता है, तो ये सिंपल एक ट्रांसड्यूसर होता है जो किसी भी लीनियर मूवमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज के थ्रू, उसमें डेटा लेते हैं और वोल्टेज से फिर हम वो लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। तो जितना भी वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज इंक्रीज जो भी होता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करके हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, LVDT कन्वर्ट्स। चलिए, 57 में APT यूज कहाँ किया जाता है, APT यूज कहाँ किया जाता है, कैम में यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इन कैम फॉर NC मशीन टूल्स। ओके, 57 का करेक्ट आंसर है बी। अब पूछ रहा है 58 में कि CAE एंड कैम आर लिंक्ड थ्रू, तो CAE और कैम किससे लिंक्ड थ्रू होता है, NC जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसके थ्रू दोनों लिंक्ड रहते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर 58 का क्या है, बी होगा। ठीक है, और 59 का क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग अलाउ फॉर, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पर हमको माने डिफरेंट टाइप का बहुत सा हम लोग डिजाइन को वर्क करना रहता है और उसमें डिमांड हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए इसका यूज नहीं करते। जनरली हम लोग लो मास प्रोडक्शन रहता है, लेकिन जो डिजाइन होता है वो बहुत हायर रहता है। तो हमको क्यों मतलब पूरा जो सेटअप होता है वो हम आराम से जल्दी से उस सेटअप को डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ पर और जनरली वो इन एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो ओवरऑल जो ऑप्शन में है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, क्विक एंड इन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट डिजाइन। हालांकि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होता है जहाँ पर हम वो प्रोडक्ट कॉस्टली होता है, लेकिन जनरली इसका जो यूज किया जाता है ना फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइनिंग में जो बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन होता है वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। और इसीलिए इसको मशीन को सेटअप करना बहुत ईजी रहता है क्योंकि उसी के अनुसार पूरा सेटअप तैयार रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्विक एंड इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट चेंजेस यहाँ लिखा हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है सीमू चार्ट आर यूज इन, तो आप इसका जब वो पढ़ेंगे चार्ट्स का जो टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा। सीमू चार्ट किस में यूज होता है, मेथड स्टडी में यूज होता है। ठीक है,
द यूज ऑफ सीपीएम लाइट, जो यूज होता है क्रिटिकल पाथ मेथड हम लोग जो यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लेते हैं, जिस पाथ में हम लोग का मैक्सिमम टाइम लगता है, तो हम लोग वो करते हैं, जिसके कारण हम प्रोसेस को लॉजिकल इस ढंग से लॉजिक सीक्वेंस करते हैं कि हमको मैक्सिमम टाइम हमको मिल जाए कि हम उस काम को अच्छे से कर पाएँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है और मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑपरेशन है जो सीपीएम में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। 62 इन इंडिया वर्क फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन मेनली डन बाय, जो भी हमारा जो प्रोडक्शन का स्टैंडर्डाइजेशन का जो जो इंडिया में देखा जाता है वो देखा जाता है आईएसआई के थ्रू देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 62 का सी। 62 हो गया। 63 में हम लोग अब देखेंगे तो जॉब गोइंग बिहाइंड द शेड्यूल आर कॉन्वेंटली सोन इन, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है गैंट चार्ट, बीपीएससी ने माना है। ठीक है, 63 का करेक्ट आंसर है डी, गैंट चार्ट। अब यहाँ पर देखते हैं ए कम्पिटिटिव फॉर्म विल बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द आउटपुट वेयर, कोई भी कम्पिटिटिव फॉर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ कमाएगी, जहाँ अगर हम कंपेयर करें कि उसका क्रिटिकल से और उसका जो सेल रेवेन्यू कितना डिफरेंस रहता है, जितना रेवेन्यू का डिफरेंस रहेगा उतना ही हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसमें से आप जो देखेंगे ऑप्शन डी वो इसका करेक्ट आंसर है, द एक्सेस ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल कॉस्ट इज ग्रेटेस्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं 65 का, तो फॉर विच ऑफ फ्लोइंग सिचुएशन लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड, फॉर विच फ्लोइंग सिचुएशन लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। तो इसका 65 का जो करेक्ट आंसर है सी, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड मिड सेल फोरकास्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब आता है हाँ, मोंटे कार्लो सिमुलेशन ऑफ क्यू इज यूज्ड व्हेन, तो हम लोग मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्यू इज यूज्ड व्हेन, तो हम लोग कब इसका यूज करते हैं। तो 66 में इसका जो करेक्ट आंसर है वो मतलब इसमें हम लोग कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करते इस सिमुलेशन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैथमेटिकल एनालिसिस कैन नॉट बी एडाप्टेड, मतलब हम लोग वहाँ पर जो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम मैथमेटिकल एनालिसिस को हम लोग नहीं कर सकते, जैसे लाइक आपको मोरालिटी निकालना है किसी का, कोई व्यक्ति कितने अच्छे ढंग से मतलब बिहेवियर है, तो वहाँ पर हम कोई मैथमेटिकल हमारे पास एनालिसिस का कोई टूल नहीं है जिससे हम वहाँ पर यूज कर सकते, तो वहाँ पर हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन यूज कर, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर यूज नहीं होता है, उसका अपना अलग अलग मैथड होता है, तो जैसे समझने पर्पज़ के लिए। ठीक है, जहाँ पर हम मैथमेटिकल मॉडल को अप्लाई नहीं कर पाते हैं और उस सिचुएशन में अगर हमको कुछ जो ऑप्शन रहते हैं तो मोंटे कार्लो सिमुलेशंस के थ्रू हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एनालिसिस इज एन ऑपरेशन व्हेन कैरिड आउट इन टर्म ऑफ द इंडिविजुअल मोशन ऑफ वर्कर इज नॉन एज, तो जो क्वेश्चन में क्या है कि एनालिसिस इज एन ऑपरेशन व्हेन कैरिड आउट इन टर्म ऑफ द इंडिविजुअल मोशन ऑफ वर्कर इज नॉन एज, जो भी हम ऑपरेशन का जो हम एनालिसिस करते हैं इंडिविजुअल व्यक्ति का जो भी पर्सन का मोशन का, तो उसको हम कौन सा एनालिसिस जनरली हम लोग कहते हैं, तो जनरली इसको हम लोग कौन सा एनालिसिस करेंगे 67 का, तो चूंकि मोशन पे हम लोग उसका प्रत्येक पर्सन का मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं तो सिंपल सा इसमें हम लोग मोशन का एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, सीपीएम इज ए टेक्निक बेस्ड ऑन, जो भी क्रिटिकल पाथ मेथड होता है उसमें हम लोग जनरली एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 68 का डी होता है। ठीक है, अब चलिए 69 में, 69 का ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी डायरेक्ट फार्मूला होता है रूट अंडर 2D/CO अपॉन CH, ठीक है ना, जहाँ CO ऑर्डर कॉस्ट होता है, CH होल्डिंग कॉस्ट होता है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, और D एनुअल कॉस्ट होता है, तो इसमें आप देखेंगे फार्मूला A इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 69 का। 70 में दिया हुआ है एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है द कंस्ट्रेंट गिवन द सिचुएशन आर फाउंड टू बी एज फॉलो एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच बी मैक्सिमाइज एज फॉलो, तो आपको ये बताना है कि ये किस में मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी, 12 और 5 पे। ठीक है ना, ये मैक्सिमम
होगा। और यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू अगर पुट करके देखना भी चाहें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप सोच सकते हैं कि 11 और ऑप्शन ए का होगा, देख लिया जाए तो 11 और 6, तो यहाँ क्या होता है 55 हो गया और 6 चौके 24 हुआ। इसको ऐड करेंगे या फिर 12 पचे 60 और 5 चौके 20, तो ये यहाँ 72 आ जाता है और यहाँ 55 और 24 है। तो अब जब जोड़ेंगे 55, अब जोड़ेंगे तो आपको करेक्ट आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, डी, ये इसका वैल्यू, ए का वैल्यू डी के वैल्यू से कम आएगा। चलिए, इफ फ्लाईव्हील हैज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रोटेटिंग एट द मीन स्पीड ओमेगा एंड काइनेटिक एनर्जी इज ई एंड कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन स्पीड के एंड देन मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी ई इन फ्लाईव्हील विल इक्वल। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसमें तो 71 का। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये तीनों फार्मूला आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, द प्रेशर एंगल हैज एंड द बेस सर्कल कैम्प शुड बी, जो भी जो प्रेशर एंगल एंड बेस सर्कल कैम्प शुड भी क्या होना चाहिए, प्रेशर एंगल आपका जितना मतलब कम होगा वो उतना ही कैम्प को जैम होने से मैंने जैम नहीं होगा। और प्रेशर एंगल ज़्यादा होगा तो जैमिंग एक्शन कैम में ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग कोशिश रहता है डिजाइनिंग में कि प्रेशर एंगल को हम लोग कम रखें। ठीक है, और बेस सर्कल क्या है, बेस सर्कल जितना आपका बड़ा हो तो आपको उतना ही मतलब मोशन में आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, इनर्शिया का आपका रोटेशन जो है इनर्शिया हमको मिलता है तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, बिग, सॉरी डी है आंसर 72 का। द डिग्री ऑफ, क्वेश्चन है 73 का कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोन इन द फिगर। तो ये बताना है कि कौन सा इसको करेंगे तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको मिलेगा। अगर हम कैम को रोटेट कराएंगे तो अगर कैम अगर रोटेट करेगा तो ये जो इसके ऊपर फॉलोअर है वो ऐसे करके रेसिप्रोकेट करेगा, ऑक्सीलेटिंग मोशन में आएगा। तो आपको बताना है कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लिंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिंक तो कैम हो गया, दूसरा फिक्स हो गया, ये हो गया, तीसरा यहाँ पर एक रोलर लगा हुआ है, 3 हो गया, 1 4। तो आपके पास कितना 1 2 3 4 आपके पास लिंक है। तो 4 लिंक है और टर्नरी जो जॉइंट है वो कितना जॉइंट है, एक जॉइंट यहाँ पर है, एक जॉइंट ये हो गया, एक जॉइंट 2 जॉइंट हो गया और तीसरा जॉइंट यहाँ पर हो गया रोलर और ये जो बार है उसके बीच, और तीसरा जॉइंट रोलर और कैम के बीच, चौथा हायर हो गया। तो 3 लोअर पेयर हो गया और 1 हायर पेयर हो गया और यहाँ पर 4 लिंक हो गया। तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा आपका। 74 का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ दिया हुआ है कि इफ स्मॉल टी एंड कैपिटल टी आर नंबर ऑफ द टीथ ऑफ द पिनियन एंड गियर एंड जी द गियर रेशियो ए पी इज द फ्रैक्शन बाय विच इज स्टैंडर्ड एंड एंडम ऑफ वन मॉड्यूल मल्टीप्लाई एंड 5 इज द प्रेशर एंगल एंड एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम नंबर of teeth on pinion to avoid the interference when pinion and gear have equal number of teeth is given as। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा आपका डी। ठीक है, कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जी का वैल्यू 1 रखना है और कुछ वो नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। 75 का अगर हम क्वेश्चन देखें क्या है कि ए ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम वी एम Q subjected to hydrostatic pressure P, modulus of elasticity E, gigapascal and Poisson ratio इतना दिया। which statement is true about the block। तो इसका जो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो कि इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आप निकाल सकते हैं, वैल्यू दिया हुआ है तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 76 का क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्टील शाफ्ट है, 100 mm डायमीटर है, 1 मीटर लॉन्ग, सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट टी है एंड दिस शाफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय द हॉलो शाफ्ट आउटर डायर इनर डायर दिया हुआ है 100 mm 50 mm और इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन बोथ शाफ्ट इज सेम द ट्विस्टिंग मोमेंट टी इज ट्रांसमिटेड बाय हॉलो शाफ्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे एक शाफ्ट के लिए अलग से निकाल लेंगे, एक हॉलो शाफ्ट के लिए अलग से निकाल लेंगे, दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा T/16। ओके, ये तो हो गया। इफ वन एंड ऑफ द हिंग column is mat fixed and other is free, how much is a critical load to be the
ओरिजिनल। अगर आपका एक इंड फिक्स है और एक इंड फ्री है तो आपको बताना है कि इसमें मतलब क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 77 का वो डी, ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर वन हिंड इज कॉलम फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री हो जाता है, तो जो तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ आपका 2L हो जाएगा। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। तो वहाँ जब हम एल ई की जगह हम 2L पुट करेंगे तो वहाँ 4 आ जाएगा। तो हालांकि आंसर क्या होना चाहिए, जो ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बीपीएससी डी माना है, जो कि आई थिंक मेरे अनुसार गलत है। इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी इसको डी माना है। ओके, ठीक है। The statement of the stress at a point is given as sigma x 100 है, sigma y 14 न्यूटन एंड टाउ एक्स वाई 14 है। तो इफ द यील्ड स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ 300 मेगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको निकालने बोल रहा है। तो आप जब इसको यहाँ से आप वो निकालेंगे, सबसे पहले अपन वो निकाल लेंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई से आगे हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो शियर स्ट्रेस को हमको 300 से हम डिवाइड करेंगे, तो 78 का आपको जो करेक्ट आंसर आएगा 3 आएगा। ओके, बीपीएससी 3 माना है, तो देखिएगा निकाल के। A shaft can safely transmit 90 kilowatt while rotating at a given speed if the diameter of the shaft is double and speed is half is previous shaft, then the power can be transmitted by the new shaft। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि हम डायमीटर को डबल कर रहे हैं और स्पीड को हाफ कर दे रहे हैं, तो पावर कितना ट्रांसमिट होगा। तो इसमें सिंपल सा इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 360 किलोवाट। ये कोई वो नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपको निकालना है तो कैसे निकालना है, तो आप देख सकते हैं। जो सबसे पहले शाफ्ट जो इसमें है 90 किलोवाट का है प्रीवियस वाला केस में। अब उसमें पूछा है कि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज डबल। तो अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे, ठीक है, और स्पीड को कम कर देंगे, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2πN/T/60 हो जाता है। अब टॉर्क, जब हम टॉर्क और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है, वहाँ से निकल जाएगा टाउ इक्वल टू 16T/dq। अगर डायमीटर बड़ा होगा तो टॉर्क हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ से डबल हो गया, तो डी क्यू के अनुसार 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। लेकिन स्पीड क्या किया गया, हाफ किया गया है, तो ऊपर में एन है, तो एन को क्या कर देंगे, एन से हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था 90 है, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 360 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। मोहर सर्कल कंस्ट्रक्शन वैलिड फॉर बोथ स्ट्रेस एज वेल एज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज। तो ये बताना है कि मोहर सर्कल कंस्ट्रक्शन वैलिड फॉर स्ट्रेस एज वेल एज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज वाई, क्योंकि दोनों ही टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, इसीलिए हम लोग यूज कर सकते हैं 80 का भी, कोई दिक्कत तो है नहीं। इन सीजीएस यूनिट आपको बताना है इसमें से डायनेमिक विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो सीजीएस में हम लोग इसको क्या चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट में करते हैं, ठीक है ना। ये तो पास्कल सेकेंड इसमें यूज हो जाता है आपका। एसआई यूनिट में स्ट्रोक तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हो जाता है। 81 का एक करेक्ट आंसर है। ओके, 82 का देखते हैं। ऑन लैडर रेस्टिंग ऑन द स्मूथ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट द रफ वर्टिकल वॉल एंड फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्ट। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है अपवर्ड एट इट्स अपर एंड। ठीक है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इफ ओमेगा इज एंगुलर स्पीड रोटेशन है, जी एक्सलेशन दिया हुआ है, इतना हाइट है, वाट गवर्नर डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है। तो इसमें 83 का जी ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं। हेलिकल coil spring with wire diameter d and mean coil diameter d is subjected to axial load. A constant ratio of d and d has the maintained such that extension of spring is independent of d, capital D and d. What is the ratio? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। कैलकुलेट करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 85 का आप देख सकते हैं कि बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इन हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग इज ए डिपेंड अपॉन। तो ये डायरेक्ट फार्मूलाज में है, म्यू एन पी अपॉन, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस द पाइप ऑफ डायमीटर डी बाय एन पैरेलल पाइप ऑफ डायमीटर डी द रिलेशन यूज्ड। तो हम लोग इसका कौन सा रिलेशन यूज करते हैं 86 का, तो ये भी फार्मूला से डायरेक्ट फार्मूला है।
ए है आंसर। बर्नौलीज थ्योरम डील विथ द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन, ये किसका हम लोग यूज करते हैं बर्नौलीज में? हम लोग सारा एनर्जी का कन्वर्जन यूज करते हैं, जिसमें हम लोग प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड का जो एनर्जी रहता है वो कंजर्व रहता है किसी भी पॉइंट पे। उसका जो समेशन रहता है टोटल, वो अगर लॉसेस नहीं है तो वो अगर लॉसेस नहीं हो रहा है फ्लो में तो वो टोटली उसका एनर्जी कंजर्व रहता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 87 का ए। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज ए मैक्सिमम व्हेन द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इज गिवन बाय, तो आपको बताना है कि कितना लॉस होता है। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप मैक्सिमम व्हेन द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता, लॉस नहीं पूछ रहा, पावर ट्रांसमिटेड टू द पाइप इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा? व्हेन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इज गिवन बाय, जब h/3 होगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन। 88 का बी होगा। वही अगर मैक्सिमम पावर पूछ लेता कि क्या होता तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाता, लेकिन कंडीशन पूछ रहा है किस कंडीशन में मैक्सिमम को पावर मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना भी पड़ता है। When K is the thermal conductivity, tau is a density, Cp specific heat substance, then thermal diffusion is given by, तो ये तो आपका वो दिया हुआ है K अपॉन रो Cp होना चाहिए, तो इसका 89 का जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो रो यहाँ टाउ यूज किया है, रो की जगह डेंसिटी फार्मूला तो यही होता है K अपॉन रो Cp, ठीक है ना, डिफ्यूजिविटी का। ओके, इफ R1 एंड R2 इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ सिलेंडर, द हीट कंडक्शन थ्रू द सिलेंडर इज प्रोपोर्शनल, तो जो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर का जो होता है उसका जो फार्मूला है, अब जब 2 पाई के एल लिखते हैं फिर ln R2 अपॉन R1 लिखते हैं तो वो है, तो इसका करेक्ट आंसर 90 का क्या करेक्ट आंसर है? डी है। फार्मूला बेसिस ज़्यादातर क्वेश्चन है इसमें। इफ आपको एमिसिविटी का दिया हुआ है, सील्ड का एन नंबर ऑफ सील्ड दिया हुआ है इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेस, देन ओवरऑल एमिसिविटी क्या हो जाएगा? तो ओवरऑल एमिसिविटी आपको बताना है, तो इसमें सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का, वो आपका है डी, ठीक है ना। जब वैल्यू आप पुट करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। 91 हो गया। 92 का, इफ़ वन ऑफ द टू फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर एंड टी का वैल्यू दिया हुआ, रिमाइन कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू द एक्सचेंजर लेंथ, इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर विल भी क्या होगा? तो आप जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। 92 का नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1 माइनस ई माइनस 2, तो फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस ई का पावर एन टी हो जाता है। ओके, चलिए 92 93 में ये पूछ रहा है कि नसेल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर अपॉन इनटू जो प्रांडल नंबर है वो किसका फार्मूला होता है? तो ये तो स्टेनन का नंबर का अपना एक फार्मूला है। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, द रिवर्सिबल पॉलिट्रोपिक प्रोसेस इज गिवन क्या हो जाता है? T2 अपॉन T1 अपॉन P2 अपॉन P1 n माइनस 1 अपॉन n, यहाँ पर लेकिन डेंसिटी का दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात देखिए, ये फार्मूला तो गलत हो गया, अपॉन n होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। P1 अपॉन P2, अब ये फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कि फार्मूला सही है कि नहीं। तो क्या होता है, पी वी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जब वी को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी में करते हैं तो P1 अपॉन रो 1 इंटू गामा इक्वल टू P2 अपॉन रो 2 का पावर गामा। तो ऑप्शन बी का 94 का जो 94 का है, इसमें रेशियो 1 अपॉन गामा ये एक है, और जब इसका ये वाला भी ऑप्शन ए, जब हम देखेंगे टी टू द पावर वी टू द पावर गामा माइनस 1, तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो T1 अपॉन रो 1 गामा माइनस 1, तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी भी आई थिंक पी इंटू वी टू द पावर गामा, बी भी यहाँ लग रहा है करेक्ट है, तो लेकिन यहाँ बीपीएससी ने को ए माना है तो सही है, लेकिन बी क्यों रॉन्ग है पता नहीं, क्योंकि अगर पी टू दी वी पी का पावर वी, हाँ 94 का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 94 देखते हैं। रिवर्सिबल पॉलिट्रोपिक प्रोसेस इज गिवन बाय,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ पी वी एन आर टी होल्ड गुड्स फॉर, तो जो पी वी एन आर टी का हम लोग है ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, तो ये वैलिड हम लोग किसके लिए करते हैं, आइडियल गैस के लिए ही जनरली हम लोग यूज करते हैं 95 का। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पर एक ये मान लिया गया कि लेकिन बीपीएससी इसको करेक्ट आंसर सी माना है, जो कि हम लोग रियल गैस के लिए हम लोग जनरली वंडर वॉल इक्वेशन का ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ बीपीएससी इसको सी माना है। लेकिन पी वी एन आर टी को हम लोग जनरली जब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो वहाँ हम लोग आइडियल गैस एज्यूम करते हैं। अब बीपीएससी के अनुसार तो इसका करेक्ट आंसर सी है, लेकिन हम लोग जनरली यूज करते हैं पी वी एन आर टी को आइडियल गैस के लिए। ठीक है, लेकिन बीपीएससी के अनुसार सी माना गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर स्टीम नोजल इज गिवन बाय, तब क्रिटिकल प्रेशर रेशियो पूछ रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 96 का करेक्ट आंसर है ये। ठीक है ना, 2/n+1 का पावर n/n-1। ओके, ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम ये तो सभी को पता है, तो इसमें जो 97 का है करेक्ट होता है, जिसमें मास एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर होता है। 97 का हो गया। अब 98 का हम देखते हैं, द इक्वेशन है, तो ये एक ढंग का वंडर वॉल इक्वेशन है जो हम लोग जनरली रियल गैस के लिए यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि 98 का जो करेक्ट आंसर क्या है, वंडर वॉल इक्वेशन है। ठीक है ना, और द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज एक्सप्रेस्ड बाय आइसोथर्मल वर्क, इंडिकेटेड वर्क, एडियाबैटिक वर्क, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो 99 का जो करेक्ट आंसर है, जो फॉर्मूला है आइसोथर्मल वर्क अपॉन इंडिकेटेड वर्क। ठीक है ना, अब 100 नंबर का क्वेश्चन है, वर्क डन इन कंप्रेसिंग 1 kg ऑफ एयर इज कंप्रेशन विल बी लिस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स क्या होगा, जो हमको सबसे लिस्ट हमको कब मिलेगा, तो लिस्ट मिलेगा जब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस से करेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, ये हो गया, ये हो गया टोटल टेक्निकल क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग मैथमेटिकल सेक्शन देखते हैं। इसी वीडियो में पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। बहुत लॉन्ग वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनवर्स ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s1 + s-2, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 का वो सी है। जो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। द फंक्शन ऑफ पाई x1 x2 है -2π log x1² + x2 का होल स्क्वायर, तो इसमें बीपीएससी ने जो करेक्ट आंसर माना है वो लैप्लास इक्वेशन माना हुआ है। तो जब हम इसको डबल डिफरेंशियल करेंगे दोनों का, x1 और x2 का रिस्पेक्ट में, और दोनों का समेशन निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, एज्यूम दैट फाई इज ए हार्मोनिक डोमेन डी एंड फॉर x0 डी फिर बी x0 आर बिलोंग्स टू डी, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ फाई ओवर द बाउंड्री ऑफ बी x0 आर इक्वल्स। तो इसका जो बीपीएससी ने जो करेक्ट आंसर माना है वो ए है, फाई x0। चलिए फोर्थ का, इफ यू सॉल्व द, अगर लैप्लास इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया हुआ है, एंड देन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बीपीएससी माना है वो बी माना है, मैक्सिमम यू, और ये जो है वो माना गया है। फिफ्थ का क्या है, फॉर ईच टी ग्रेटर देन, और इफ 5xt आपका इक्वेशन दिया है तो सॉल्व द हीट इक्वेशन देन टी, तो इसका जो करेक्ट आंसर बीपीएससी ने जो माना है वो बी है। ठीक है, सिक्स का विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसमें से जो सिक्स का करेक्ट आंसर है वो डी है। इफ फाई डी सॉल्व द इनिशियल वैल्यू वेव इक्वेशन इन द 1 डायमेंशंस एंड देन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। तो ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आई टू इंटू इंटीग्रेशन है लोअर लिमिट 0 to ∞ sin t अपॉन टी डी टी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेवेंथ का वो सी आएगा, पाई आएगा। आठवां में आप देखते हैं कि इफ आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स दिया हुआ है 3×2 का, क्यू है 3×4 का, और R3×4 का एक मैट्रिक्स है, तो आपको ये बताना है कि ये जो क्यूब, ये जो आपको इक्वेशन दिया है वो क्या है। तो आप जब निकालेंगे तो आपको जो इसका जो आंसर निकलेगा वो मतलब जब आप इसका ऑर्डर के अनुसार जब फिक्स करेंगे तो वो ऑर्डर मैच नहीं करेगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके,
द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रूट माइनस वन इज क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, ये तो 5/2 हो जाता है 91 का, 9 का आंसर सी हो गया। डी क्या है, आपको एक दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है, यू रियल और इमेजनरी के रूप में दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन है। आपको बताना है कि यू एक्स वाई क्या होगा। जब आप सॉल्व करेंगे एनालिटिकल फंक्शन को तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको आएगा वो डी आएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब 11वां का देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जब log 1 जेड का आप एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये नहीं आएगा, तो इसका जो करेक्ट ये मैंने एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आप उसी तरह है ए और बी और सी का निकालेंगे तो आपको ये सब वैल्यू आ जाएगा, लेकिन जब डी का निकालेंगे तो ये नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना, हैज नो सिंगुलरिटी। एफ जेड जेड माइनस वन का इसका सिंगुलरिटी साफ ही दिख रहा है कि 1 पे है, पर यहाँ पर लिख रहा है नो सिंगुलरिटी, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। हाँ, रेसिड्यू एट यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन, ये दिया हुआ है टोटल, तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 12 का वो है ए है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डी जेड जेड स्क्वायर प्लस 6 है, इसका इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन है, आपको बाउंड्री दे दिया गया है मॉड जेड माइनस जे इक्वल टू 1, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है, तो 13 का आपका करेक्ट आंसर आएगा 0। 14 में देखते हैं कि द मॉड ऑफ द डाटा दिया हुआ है, यहाँ मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, आपको मॉड निकालना है। तो आप मॉड जब निकालेंगे तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो डी आएगा। 15 में आप देखिए फॉर टू इवेंट आर एस दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का दिया हुआ 0.4 और पी एस पी दिया हुआ है, एंड आर और यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है 0.6 दिया, देन पी का आपको वैल्यू निकालना है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर आपको आएगा वो बी आएगा, ठीक है। 8 कॉइन्स आर टॉस्ड, इतना टाइम्स टॉस किया जाता है तो एवरेज नंबर ऑफ 8 हेड कितनी बार आएगा, तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, 100 बार आएगा। इफ डी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड वाई जब जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा। यूजिंग द रंगी मैथड द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स 0.2 और एच जो हम स्टेप लेते हैं 0.2 दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्या होगा वाई का वैल्यू। तो यहाँ पर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है, 1.2 आ जाएगा। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो इसमें जल्दी जल्दी करते हैं। द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट बिटवीन द 3 एंड 4। ये आपको बताना है कि क्यूबिक इक्वेशन है क्या, इसमें क्या क्या निकलेगा। तो इसका जो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ओनली वन रियल रूट बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है ना। इफ आई इंटीग्रेशन दिया हुआ है x0 से x1 के बीच, हम कोई fx को कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या चीज़ फॉल्स है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें से जितना भी है तो ये फॉर्मूला बेसिस पे है, तो 19 का जो हालांकि ये तीनों ही ऑप्शन सही है और ये फोर्थ ऑप्शन चूँकि कोई अलग फार्मूला को ले किया गया है तो ये भी फार्मूला सही है, इसीलिए इसको बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने इसका आंसर को डिलीट कर दिया गया रिवाइज आंसर में, ओके। चलिए, टेबल बिलो गिव्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको बताना है कि एक्स और एफ एक्स दिया गया है और 0 से 1 से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सिम्पसन मेथड के थ्रू तो क्या वैल्यू आएगा। तो आप जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.7709 आएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स पी डिफाइंड मैट्रिक्स क्यू है, आपको पी प्लस पी ट्रांसपोज आर इक्वल टू पी माइनस पी ट्रांसपोज, देन आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, आर इज एंटी साइमेट्रिक एंड क्यू इज साइमेट्रिक आपको मिलेगा, ठीक है। R1 R2 Rn in form of the orthogonal normal set of non-zero vector and vector space spanned by the R1 R2 ऐसे करके Rn तक will be of dimension। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए है, ओके, एन आएगा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, द क्वेश्चन था मैथ में, इसमें टफ आया था। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन आपको दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया गया है, आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 23 का जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना।
चलिए पहला, अब देखते हैं फॉर विच द मैट्रिक्स द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1। तो जो हमको आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1 में क्या आएगा, जब हम पुट करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है ना। फिर लिमिट 25 का क्या है, आपको दिया हुआ है लिमिट निकालना है cos x x -1 अपॉन साइन x x माइनस एक्स और x टेंस टू 0 पे निकालना है। तो जब आप 25 का आप निकालेंगे तो वो अनडिफाइंड आएगा। ओके, द फंक्शन एफ एक्स 3 प्लस एक्स मॉड x माइनस 2 एट द पॉइंट 2 और 3 के बीच 2 एंड 3 पॉइंट पे निकालना है। तो आपको बताना है क्या है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एंड बट कंटिन्यूअस होगा। ओके, द फंक्शन ऑफ एफ एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, एक्स 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, 28 का सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स नियर द ओरिजिन है। तो 28 का इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। फॉर आई दिया हुआ, आयोटा दिया हुआ है, इंटीग्रल वैल्यू आपको निकालना 0 से π/2 का, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा 29 का, वो ए आएगा, -1/5 इंटू 1 -1 प्लस आई। ओके, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आई आपको दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है 0 से 1 आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसका वैल्यू जब इंटीग्रेशन के बाद आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा e-2। 31, द वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर फील्ड आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये रोटेशनल है क्या है, ठीक है ना। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या है, इसमें बी रोटेशनल आ जाएगा। इफ आई दिया हुआ है फाई सी एफ डॉट डी एल, देन द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग इज इक्वल, ये मैंने ये फार्मूला किसके लिए है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, लेट अस, फिर उसके बाद है 33 का लेट आई दिया हुआ है, क्लोज इंटीग्रल है, फंक्शन दिया हुआ है आपको, और वेयर द सी इज ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, आपको बाउंड्री इक्वेशन भी दिया है, और आई किसके बराबर होगा वो बताना है। तो जो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो सी आएगा, 1 आएगा। 34, एक पॉइंट आपको एक पॉइंट दे दिया है 103 पे, एक्स वाई जेड का वैल्यू है, एंड ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, आपको उसका डायरेक्शन भी दे दिया गया है, आई प्लस 2j प्लस के रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो आप निकालेंगे तो इसका जो 34 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो dy√6 आएगा। 35, द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसमें डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो 35 का ए आ जाएगा। ओके, हायर ऑर्डर तो आपको साफ ही दिख रहा है 4 है, लेकिन जब आप स्क्वायर करके आप जब निकालने की कोशिश करेंगे तो एक स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 4 है 4 हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 36 का। 36 में है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको बताना है कि ये क्या है। तो इसका जो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, सेमी लीनियर, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था तब, तो मतलब मैथ का क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ ही है। द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, हैज विच द फ्लोइंग सॉल्यूशन है, आपको इक्वेशन दे दिया है, एक कंडीशन भी दिया गया है, तो इसका आपको बताना है सॉल्यूशन क्या होगा। तो 37 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो करेक्ट आंसर है आपका डी, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। 38 में आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है, और इन r² इंटू 0 टू इन्फिनिटी, और u का वैल्यू आपको g के टर्म में दिया गया है, एक चूँकि g एक फंक्शन है x और y का। फिर उसके बाद r² इंटू टी, मतलब t जब 0 वैल्यू है देन u क्या होगा वो बताना है। तो ये तो इसका बीपीएससी 38 का बी होगा। ओके, करेक्ट आंसर। 39 का हम लोग देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, तो 39 का जो करेक्ट आंसर है आपको मिलेगा डी। आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है ये 2D का, और आपको उसका सॉल्यूशन करना है तो आपको मिलेगा ये। ओके,
बी। लास्ट क्वेश्चन है मैथ सेक्शन का, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। तो आप जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80 का करेंगे तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा वो ए होगा। ओके, तो चलिए ये वीडियो को यही जगह समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम पूरा इस 40 क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।